प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्किल इंडिया मिशन को नए सिरे से गति देने पर दिया बल। कहा, नई पीढ़ी के युवाओं का स्किल डेवलपमेंट एक राष्ट्रीय जरूरत। आमदनी के साथ ही अध्ययन जारी रखने का किया आह्वान। राष्ट्रव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक जारी। देश में अब तक कुल 39 करोड़ से अधिक लगाए गए कोरोना के टीके। रिकवरी रेट सुधरकर हुई 97.28%। दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.15%। लगातार 24 दिन से बनी हुई है 3% से कम। गुजरात में 50% उपस्थिति के साथ आज से 12वीं कक्षा और कॉलेज में पढ़ाई शुरू। वहीं महाराष्ट्र में नॉन कोविड जोन्स में 8 से 12वीं कक्षा तक के स्कूल खुले। अंतर्राष्ट्रीय खबर में अफगान तालिबान ने पाकिस्तान से लगे एक महत्वपूर्ण बॉर्डर पॉइंट पर कब्जा किया। तालिबान के कब्जे में आया वेस्ट चमन क्रॉसिंग। दक्षिण पश्चिम अफगानिस्तान और पाकिस्तानी समुद्री बंदरगाहों के बीच है एक प्रमुख व्यापार मार्ग। घटनाक्रम के बाद पाकिस्तान सीमा के एक हिस्से को सील करने के लिए हुआ मजबूर। तो ये शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने बीएचयू में 100 बिस्तरों वाले एमसीएच विंग यानी मदर एंड चाइल्ड विंग और गोदौलिया में एक बहुस्तरीय पार्किंग, गंगा नदी में पर्यटन के विकास के लिए रोरो नौकाओं और वाराणसी गाजीपुर राजमार्ग पर 3 लेन वाले फ्लाईओवर पुल समेत विभिन्न सार्वजनिक परियोजनाओं एवं कार्यों का उद्घाटन किया। लगभग 744 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का आज प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया। तो वहीं प्रधानमंत्री ने लगभग 839 करोड़ रुपए की लागत की कई परियोजनाओं और सार्वजनिक कार्यों की आधारशिला भी रखी। इनमें सेंटर फॉर स्किल एंड टेक्निकल सपोर्ट ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी CIPET, जल जीवन मिशन के तहत 143 ग्रामीण परियोजनाएं, कारखानों में आम एवं सब्जी के लिए एकीकृत पैक हाउस भी शामिल हैं। विभिन्न परियोजनाएं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वाराणसी में किया गया, जिससे वाराणसी और पूर्वांचल के विकास को रफ्तार मिलेगी। काशी के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में धर्म और आध्यात्म की नगरी में विकास की अविरल धारा बह रही है। प्रधानमंत्री जी के संकल्प एवं अथक प्रयासों से 7 वर्षों में इन विकासोन्मुख परियोजनाओं ने काशी वासियों का जीवन बेहतर बनाया है। इस कड़ी में आज काशी को पूर्ण हो चुकी विभिन्न परियोजनाओं की सौगात मिल रही है। 210 करोड़ की लागत से पूर्ण परियोजनाओं में अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष, गोदौलिया मल्टी लेवल 2 व्हीलर पार्किंग एवं शहर के 4 प्रमुख पार्कों का सौंदर्यीकरण प्रमुख है। 193 करोड़ 37 लाख की लागत से पंचकोशी परिक्रमा मार्ग का सुदृढ़ीकरण, वाराणसी गाजीपुर रोड पर 3 लेन का ऊपरगामी सेतु का निर्माण एवं 18 ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण के साथ मरम्मत का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है। 139 करोड़ 19 लाख की लागत से मछोदरी स्मार्ट स्कूल एवं स्किल डेवलपमेंट सेंटर, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में IT ब्लॉक, लैब एवं आवासीय परिसर का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। 102 करोड़ 76 लाख की लागत से ग्रामीण पेयजल योजना एवं शहर की प्राचीन सीवर प्रणाली के नवीनीकरण के कार्य भी पूर्ण हो चुके हैं। 92 करोड़ 21 लाख की लागत से BHU के शिक्षकों के लिए 80 आवासीय फ्लैट एवं 100 बेड के MCH विंग का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। 54 करोड़ 67 लाख की लागत से पर्यटन के विकास हेतु गंगा में रो बोट, रामनगर से राजघाट तक क्रूज के संचालन के साथ ही 84 घाटों पर साइनेज एवं शहर के 6 स्थानों पर LED स्क्रीन तथा
साउंड सिस्टम एवं रामेश्वर में पर्यटन विकास के कार्य भी पूर्ण कर लिए गए हैं। तो ढांचागत विकास और सामाजिक विकास को समर्पित ये तमाम परियोजनाएं और इनके उद्घाटन और शिलान्यास के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि काशी ने दिखा दिया है कि वो मुश्किल समय में भी रुकती नहीं है, थकती नहीं है। बीते 7 सालों में काशी अपनी मौलिक पहचान बनाए रखते हुए भी विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। पूरे क्षेत्र में, चाहे वो नेशनल हाईवे का काम हो, फ्लाईओवर हो या रेलवे ओवरब्रिज हो, या चाहे तारों का जंजाल दूर करने के लिए पुरानी काशी में अंडरग्राउंड वायरिंग का सिस्टम हो, सभी में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। बेहतर कनेक्टिविटी, सुंदर होती गलियां और घाट, ये चिर पुरातन काशी के उस काशी की नूतन अभिव्यक्ति है। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने वाराणसी और पूर्वांचल के साथ साथ उत्तर प्रदेश के विकास की भी बात की और प्रधानमंत्री ने कहा कि सबको मुफ्त वैक्सीन से गरीब, किसान, नौजवान सहित सभी को लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने हर जिले में बच्चों के लिए विशेष ऑक्सीजन और आईसीयू सुविधाएं देने के राज्य सरकार के प्रयासों की भी सराहना की। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, इस अभियान के माध्यम से गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, नौजवान सभी को सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। हर जिले में बच्चों के लिए विशेष ऑक्सीजन और आईसीयू जैसी सुविधाएं निर्मित करने का जो बीड़ा यूपी सरकार ने उठाया है, वो भी सराहनीय है। स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण के लिए हाल में केंद्र सरकार ने 23,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज घोषित किया है। इसका भी बहुत बड़ा लाभ यूपी को होने वाला है। उत्तर प्रदेश में 2017 से योगी की सरकार है और ऐसे में प्रधानमंत्री ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार में आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद नहीं बल्कि विकासवाद से सरकार चल रही है और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश में जनता की योजनाओं का लाभ सीधे जनता को मिल रहा है। यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। इसलिए आज यूपी में जनता की योजनाओं का लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। इसलिए आज यूपी में नए नए उद्योगों का निवेश हो रहा है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएचयू के मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग का निरीक्षण भी किया और इन्होंने इस दौरान चिकित्सकों के साथ संवाद भी किया। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग जो जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य पर केंद्रित है और इसको देखते हुए ये जो विंग बनाया गया है ये 100 बेड का है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी 50 बेड का ऐसा एक विंग मौजूद है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस विंग का निरीक्षण करना इस बात को भी दर्शाता है कि सरकार गंभीरता से मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लक्ष्य पर गंभीरता से काम कर रही है और इस काम को आगे बढ़ाना भी चाहती है। कोविड काल में भी हमने देखा कि स्वास्थ्य सुविधाओं की अहमियत और उनको आगे बढ़ाने की अहमियत से हम सब रूबरू हुए। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस एमसीएच का विंग का जब उन्होंने दौरा किया तो डॉक्टर से संवाद किया और कोविड की भी क्या स्तर है उसकी भी उन्होंने समीक्षा की। और इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि काशी ने विकास की नई ऊंचाइयों को छूकर वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी स्मार्ट काशी बन गई है। नई काशी जो अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए विकास की नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वह नई काशी आज स्मार्ट काशी के रूप में प्रदेश, देश और दुनिया के लिए एक मॉडल बनी हुई है। प्रधानमंत्री जी के विजन, उनका निरंतर मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा आज काशी वासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को एक नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर कर रहा है। और आज प्रधानमंत्री के द्वारा इतनी सारी परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है, और इसी मुद्दे पर बात करते हैं वाराणसी में ही मौजूद हमारे संवाददाता ऋषिकेश बहादुर से। हरिकेश, हमें ये बताइए कि क्योंकि हम जानते हैं कि विस्तार से हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कितनी सारी विकास परियोजनाएं हैं जिनका आज शिलान्यास किया गया, उद्घाटन किया गया, लेकिन 2017 से ही ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, काफी लंबी फहरिस्त है जो विकास के अलग अलग आयामों को छूती है। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि चूंकि आप वाराणसी में ही मौजूद हैं, किस तरह जनता के जीवन को बेहतर बनाती हैं, उनको छूती हैं ये विकास परियोजनाएं? देखिए ममता, आपने बहुत अच्छी बात रखी या सवाल पूछा। जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो जो दिखाई देती हैं, जैसे यहाँ पे दीनदयाल हस्तकला संकुल वो बना पहले कार्यकाल में केंद्र सरकार के, वो केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय की ये परियोजना थी। वो जिस समय पे शुरू हुई और जो तय नियत समय था उस समय में पूरी कर दी गई। लेकिन बहुत सी ऐसी योजनाएं होती हैं जो राज्य सरकार करती है, भले वो उसके लिए पैसा केंद्र सरकार देती है। तो जब 2017 से योगी जी ने यहाँ पे मुख्यमंत्री का पद संभाला है, खास तौर से काशी में, वाराणसी में आप कह सकती हैं, जैसे विद्युत के तार हैं जिनको कि अंडरग्राउंड करना है, ये स्टेट का काम है। जो अभी हम लोग दिखा रहे थे जो राजमार्ग गाजीपुर और इसके, ये भी पीडब्ल्यूडी ने काम किया है। इसके अलावा जो शहर में जो भी नागरिक मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे सीवर का काम है, या जो मछोदरी का हम लोग स्कूल दिखा रहे थे, स्मार्ट स्कूल, जो मल्टी लेवल पार्किंग है, ये स्मार्ट सिटी के तहत बन रही हैं। लेकिन बहुत से ऐसे कार्य हैं जो कार्यदायी संस्थाएं उत्तर प्रदेश की होती हैं, प्रदेश की होती हैं। तो योगी जी के जो नेतृत्व में प्रदेश सरकार की कार्यदायी संस्थाएं काम कर रही हैं, वो भी जो तय नियत समय है उस समय में पूरा कर दे रही हैं। पूरे उस नियत समय में कार्य पूरा हो रहा है, जनता को इसका सीधा लाभ मिलेगा, क्योंकि ये जनता से जुड़ी हुई जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे ये जुड़ा हुआ है। तो जो काशी में कार्य हो रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, यहाँ के सांसद के दिशा निर्देशन में प्रदेश सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। और वो एक एक पग जो काशी बढ़ रहा है, जो योगी जी ने भी कहा कि स्मार्ट काशी, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पुरातन काशी नूतन हो रही है, लेकिन अपना जो उसका परंपरा है उसको नहीं छोड़ रही है। वो यहाँ पे ग्राउंड जीरो में दिखाई दे रहा है। ममता जी, हरिकेश, एक आपने बताया किस तरीके से राज्य और केंद्र के सहयोग से तमाम परियोजनाएं जो हैं वो समय पर या समय से पहले पूरी हो रही हैं। 2014 से पहले की काशी थी और अब 2021 की काशी है, इनमें क्या फर्क है? अगर अपने शब्दों के माध्यम से तमाम उन दर्शकों को भी आप बताना चाहें, तस्वीरों में तो हम देखते ही हैं किस तरह बदली है काशी, किस तरह स्मार्ट हुई है काशी। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से लोगों को आमंत्रित करना चाहूंगा कि अगर वो यहाँ के एयरपोर्ट पे आएं, बाबतपुर एयरपोर्ट है और जो शहर से आने में लगभग 20-22 किलोमीटर की दूरी है, जिसको कि पूरा करने में डेढ़ घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे भी लग जाते थे जाम की वजह से, और कई बार लोगों की फ्लाइट छूट जाती थी। लेकिन आज की डेट में अगर आप बाबतपुर एयरपोर्ट से चलते हैं तो 15 मिनट के अंदर जो है आप शहर के अंदर होंगे। इसी तरह जल यातायात को जो बढ़ावा दे रहे हैं, अभी आज ही रोरो और क्रूज का जो शुरुआत की गई है। अगर आप काशी को देखना चाहते हैं तो आपको घाट देखना होगा, आपको गंगा देखनी होगी, और अब जब गंगा और घाट देखना चाहते हैं तो आप रोरो और क्रूज का जो इस्तेमाल करके देख सकते हैं। ये 2017 के पहले की आप बात कर रही हैं,
वो दिखाई दे रहा है। वो 2014 के पहले की काशी जो थी वो दिखाई दे रही है। दीनदयाल संस्कृति संकुल जो है वो देखिए, वो व्यवसायिक केंद्र बन गया है अब यहाँ के लोगों के लिए। रुद्राक्ष का जो आज ही लोकार्पण किया है प्रधानमंत्री ने, वो न केवल देश के लिए बल्कि विदेश की मित्रता को भी दिखा रहा है। साथ ही वहाँ पे कला, संस्कृति, संगीत और विदेशी लोगों के जो सेमिनार आयोजित होते हैं वो वहाँ पे हो सकते हैं। और वो प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक स्थान होगा जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार किए जा सकेंगे, लोगों को आमंत्रित किया जा सकेगा। क्योंकि प्राचीन नगरी है, यहाँ पे कला, संगीत, संस्कृति की परंपरा रही है, लेकिन उसको जो विश्व स्तर पे सम्मान मिलना चाहिए वो प्रधानमंत्री जी ने दिया है। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि प्राचीनता और आधुनिकता का समागम अब आज की आधुनिक काशी में देखने को मिलेगा। और अब से कुछ ही देर बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में पहुंचेंगे तो वो भी सीधे दृश्य हम दर्शकों तक लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हरिकेश हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो काशी जो आज की काशी है वो काशी कई मायनों में अलग है। यहाँ घाट स्वच्छ हैं, सड़कें चौड़ी हो गई हैं, पार्क बन गए हैं, विकास के तमाम आयाम जो हैं वो अब आज की काशी में नजर आते हैं। और अब आइए नजर डाल लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय खबरों पर। भारतीय सेना में 147 और महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान किया गया है। स्थायी कमीशन प्रदान की गई सभी महिला अधिकारियों को भारतीय सेना में उच्च नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए सशक्त बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और चुनौतीपूर्ण सैन्य कार्य से गुजरना होगा। 33 महिला अधिकारियों के एक बैच ने हाल ही में आर्मी वॉर कॉलेज महू से मिड लेवल टेक्निकल ओरिएंटेशन कोर्स सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। स्थायी कमीशन प्रदान करने के साथ ही महिला अधिकारी लैंगिक समानता के युग में आगे बढ़ रही हैं और अपने पुरुष समकक्षों के समान चुनौतीपूर्ण नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए अब तैयार हैं। तो सेना में महिलाओं को मिल रहा है स्थायी कमीशन। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं, हमारे संवाददाता सुधीर यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, इस पर लंबे समय से कवायद चल रही थी और आखिरकार अब ये संभव भी हो गया है और हो भी रहा है। किस तरह का बदलाव ये सेना में लेकर आ सकती है ये पहल, चूंकि अब बहुत सारी ऐसे अधिकारी हैं जिनका स्थायी कमीशन हो गया है? बिल्कुल ममता, देखिए ये एक जो टैबू पहले से बनाया हुआ है लगातार की जो महिलाएं हैं वो टैक्टिकल या कॉम्बैट रोल में नहीं आगे जा सकती हैं, उस मिथक को तोड़ रहा है। बिल्कुल भारतीय सेना लगातार जो महिलाएं हैं उनको मौका दे रही है। और खास बात है, कल ही की खबर है कि जो 147 महिलाएं हैं उनको परमानेंट कमीशन दिया है। इससे पहले की अगर हम बात करें, जो सितंबर में ये प्रक्रिया, सितंबर 2020 में प्रक्रिया शुरू की गई थी, दिसंबर में काफी महिलाओं को परमानेंट कमीशन दिया गया था। और उसके बाद से जो कुछ महिलाएं हैं सेना की अधिकारी जो हैं उन्होंने इस पर कुछ अपनी आपत्तियां दर्ज की थी। उसके बाद से जो इसके लिए जो पैटर्न था उसमें थोड़े से बदलाव किए गए थे। और उसके बाद से जो दूसरी महिलाओं ने इसके लिए आवेदन किया था उनकी भी समीक्षा की गई और उसके बाद से जो 147 और महिलाएं हैं उनको कमीशन दिया गया है। इसके बाद से जो परमानेंट कमीशन है सेना में अब तक 424 महिलाओं को मिल चुका है और जो टोटल 615 महिलाएं हैं उन्होंने इसके लिए अप्लाई किया था। लेकिन ममता, यहाँ एक खास बात ये भी है कि सेना ने ये भी साफ तौर पर किया है कि जो महिलाएं 20 साल की सर्विस पूरी कर रही हैं उनको पेंशन और जो दूसरे तमाम फायदे हैं वो लगातार मिलते रहेंगे। उनके लिए कोई अलग से प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा जो दूसरे जो जूनियर बैचेस भी हैं, जो जूनियर बैचेस की महिला अधिकारी भी हैं, उनके लिए भी ये प्रक्रिया शुरू कर दी गई है दिसंबर से। तो वो भी आज परमानेंट कमीशन है उनके लिए अप्लाई कर सकती हैं। खास मकसद ममता इस पूरी कयावत का ये है कि जो महिलाएं हैं वो बेहतर बड़े रोल्स के लिए तैयार हों। खास तौर पर एक प्रेरणादायी जो नेतृत्व है महिलाओं के लिए न केवल सेना में बल्कि दूसरे जो क्षेत्रों में दिया जा रहा है सेना में भी उसको सम्मिलित किया जाए। और खास तौर पर टेक्टिकल और जो कॉम्बैट रोल्स हैं उनमें सेनाएं और उसमें जो महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ममता, सुधीर, इसका मतलब क्या ये भी हुआ कि जो महिलाएं स्थायी कमीशन में नहीं जा रही हैं वो 20 साल तक काम कर सकती हैं ताकि उनको पेंशन मिल सके, उनके सामने ये विकल्प रहेगा? देखिए ममता, सेना में हर एक प्रमोशन के लेवल पे एक तय प्रक्रिया, एक तय मानक होता है। अगर आप उससे पूरा करते हैं तो अगले दौर के लिए आप क्वालिफाई करते हैं, अगले दौर के लिए एक निश्चित समय सीमा तक आपकी सर्विस रहती है। तो अगर लगातार वो प्रक्रियाएं, वो सारे मानक आप पूरे करते हैं और लगातार आप
20 साल की सर्विस पूरी करते हैं तो जो महिलाएं हैं वो पेंशन और जो दूसरे फायदे उन सभी की हकदार होंगी। ये साफ तौर पर कर दिया जो भारतीय सेना है उसकी तरफ से साफ किया गया है कि जो महिलाएं 20 साल की सर्विस पूरी कर रही हैं या करने वाली हैं उनको जो पेंशन और जो दूसरे फायदे हैं वो लगातार मिलेंगे। उसमें कोई इसी तरह की जो अड़चन है या किसी तरह की कोई बात अगर सुनने में आ रही तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और खास बात ये भी है कि जो जूनियर बैचेस की महिला अधिकारी हैं वो भी अब परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई कर रही हैं और इसके लिए खास तौर पर जो एक चयन बोर्ड 5 नंबर बनाया गया था उसमें ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी कर ली है। कोशिश सेना की खास तौर पर ये है कि महिलाओं के लिए जो बराबरी का नेतृत्व है, बराबर के जो समान अवसर हैं वो लगातार सेना में मुहैया कराए जाएं। जी, तो कह सकते हैं कि स्थायी कमीशन महिलाओं को मिलने लगा है, तो इसके साथ सेना में महिलाओं के लिए एक नए युग की शुरुआत। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का, देखते रहे मिड डे प्राइम। अमायरा, आज लंच में क्या खाया था? सब्जी। बस सब्जी? दाल और चावल और अमरूद। अरे वाह, कल से ना हम भी आएंगे आपके साथ। आंगनवाड़ियों को आधुनिक बनाकर पौष्टिक खाना पहुंचाकर एक हो रही है हर बच्चे के पोषण की कहानी। नंदघर बाय वेदांता, देश की जरूरतों के लिए। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत। रुक करते कुछ और खबरों का। आज विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जा रहा है। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किए गए स्किल इंडिया मिशन की 6ठी वर्षगांठ भी है। और इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने सभी के जीवन में कौशल के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि देश और दुनिया को स्मार्ट और कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराने में भारत समर्थ है। दुनिया में स्किल्स की इतनी डिमांड है कि जो स्किल होगा वही ग्रो करेगा। ये बात व्यक्तियों पर भी लागू होती है और देश पर भी लागू होती है। दुनिया के लिए एक स्मार्ट और स्किल्ड मैन पावर सॉल्यूशंस भारत दे सके, ये हमारे नौजवानों की स्किलिंग स्ट्रेटजी के मूल में होना चाहिए। इसको देखते हुए ग्लोबल स्किल गैप की मैपिंग जो कि की जा रही है वो प्रशंसनीय कदम है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नई पीढ़ी का कौशल विकास देश की जरूरत है और यही आत्मनिर्भर भारत का आधार भी है। उन्होंने स्किल इंडिया मिशन की 6 वर्ष की उपलब्धियों को काम में लाते हुए इसे और गति देने का आह्वान किया। नई पीढ़ी के युवाओं का स्किल डेवलपमेंट एक राष्ट्रीय जरूरत है। आत्मनिर्भर भारत का बहुत बड़ा आधार है। बीते 6 वर्षों में जो आधार बना, जो नए संस्थान बने, उसकी पूरी ताकत जोड़कर हमें नए सिरे से स्किल इंडिया मिशन को गति देनी ही है। और प्रधानमंत्री ने देश में कुशल कार्यबल तैयार करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उनका भी जिक्र किया। इससे भारत को महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद मिलेगी, इस बात पर भी पीएम ने जोर दिया। टेक्नोलॉजी बदल रही है। आने वाले 3-4 वर्षों में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रीस्किलिंग की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए भी हमें देश को तैयार करना होगा। और कोरोना काल में ही हम सबने स्किल्स और स्किल्ड वर्कफोर्स की अहमियत को बहुत करीब से देखा है, महसूस किया है। देश कोरोना से इतनी प्रभावी लड़ाई लड़ सका तो इसमें भी हमारी स्किल्ड वर्कफोर्स का बहुत बड़ा योगदान है। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें मिड डे प्राइम। सुनो, तुम्हें क्या लगता है
लड़का होगा या लड़की? क्या फर्क पड़ता है, लड़का हो या लड़की, बस स्वस्थ हो। आंगनवाड़ियों को आधुनिक बनाकर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाकर एक हो रही है हर माँ बच्चे की सेहत की कहानी। नंदघर बाय वेदांता, देश की जरूरतों के लिए। घर की सारी चीजें महंगी हो जरूरी है, उम्दा हो बहुत जरूरी है, लेकिन घर का जो सीमेंट है ना वो बहुत उम्दा होना चाहिए। जैसे वंडर सीमेंट, भाई उसकी क्वालिटी और टेक्नोलॉजी के चर्चे हैं वर्ल्ड में। आप हमारे घर कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए। मैं कॉन्ट्रैक्टर नहीं, वकील हूँ। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। और बात कोविड की। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 41,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए, तो वहीं पिछले 24 घंटों में 39,000 से ज्यादा मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ भी हो चुके हैं। देश भर में अब तक 3,01,43,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं और देश में रिकवरी रेट भी अब बढ़कर 97.28% तक पहुंच गया है। सक्रिय मामलों की संख्या 4,32,041 है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो फिलहाल ये 2.21% है, लेकिन प्रतिदिन के पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो ये 2.15% है, जो लगातार 24 दिन से 3% से कम बना हुआ है। तो देश में कोविड के संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है, लेकिन साथ ही टीकाकरण की रफ्तार तेज हो रही है। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है और देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 39 करोड़ से ज्यादा कोविड के टीके लगाए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 34,97,000 से अधिक टीके लगाए गए। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे कदम बढ़ा रहा है। तो टीकाकरण को जहां एक और रफ्तार दी जा रही है, वहीं प्रयास ये भी किया जा रहा है कि देश में जांच को भी आगे बढ़ाया जाए और इसीलिए कोरोना संक्रमण की जांच क्षमता में भी काफी वृद्धि हुई है। आईसीएमआर के अनुसार देश भर में 14 जुलाई तक कुल 43,80,11,000 से ज्यादा नमूनों का परीक्षण किया गया, जिनमें 14 जुलाई को ही 19,43,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई है। और कोविड से हटकर अन्य खबर, 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की शानदार जीत के 50 वर्ष की याद में स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया जा रहा है। इस युद्ध में भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तानी सैनिकों को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। इस जीत की याद में स्वर्णिम विजय मशाल देश के विभिन्न हिस्सों में जा रही है और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सड़कों पर ये मशाल निकाली गई। इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजबाग में नागरिकों और स्वयंसेवी संगठनों ने मशाल के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए एक भव्य आयोजन किया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और अब देख लेते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें व्यापार प्राइम में। और व्यापार प्राइम में हमारे साथ है अजय मिश्र। तो अजय, क्या कुछ खास है आज अर्थ जगत में? धन्यवाद ममता। आज शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जिसका बहुत सारे लोगों के साथ ताल्लुक हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को मास्टर कार्ड के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की। आरबीआई ने मास्टर कार्ड को 22 जुलाई से अपने नेटवर्क पर नए ग्राहक जोड़ने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। आरबीआई का निर्देश नहीं मानने पर मास्टर कार्ड के खिलाफ केंद्रीय बैंक ने कार्रवाई की। आरबीआई ने मास्टर कार्ड को भारत में मौजूद अपने सर्वर्स पर ग्राहकों से संबंधित डेटा स्टोर करने का निर्देश दिया था। मास्टर कार्ड इस निर्देश का पालन करने में नाकाम रही। इसके बाद उसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। आरबीआई ने अपने आदेश में कहा कि काफ़ी समय बीत जाने और पर्याप्त मौका दिए जाने के बाद भी ये पाया गया कि मास्टर कार्ड पेमेंट सिस्टम यानी जो पेमेंट सिस्टम डेटा के स्टोरेज से संबंधित उसके निर्देश हैं उसका पालन करने में नाकाम रहा है। इस आदेश का असर मास्टर कार्ड के मौजूदा ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा।
आरबीआई ने अपने आदेश में कार्ड जारी करने वाले सभी बैंकों और नॉन बैंकिंग कंपनियों को इस निर्देश का पालन करने का आदेश दिया था। आरबीआई ने इस संबंध में अप्रैल 2018 में एक सर्कुलर भी जारी किया था। शेयर बाजार की बात करें, आज शेयर बाजार तेजी के साथ खुले। बीएसई का सेंसेक्स करीब 64 अंक की तेजी के साथ 52,968 पर खुला। वहीं एनएसई का निफ्टी 13 अंकों की तेजी के साथ 15,867 पर खुलता हुआ नजर आया। इस वक्त देखें तो भारतीय बाजारों में तेजी दिखाई दे रही है। 288 अंकों पर सेंसेक्स 53,152 का स्तर, ये न्यू रिकॉर्ड पे भी आज पहुंचे। और अगर सेक्टर्स की बात करें तो ऑटो सेक्टर में थोड़ी सी नरमी दिखाई दे रही है। आईटी सेक्टर इस वक्त तेजी के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। और एचसीएल टेक, लार्सन टुब्रो, टेक महिंद्रा, विप्रो और आईटीसी में 1 से 6% से ज़्यादा की बढ़त दिखाई दे रही है। उधर ओएनजीसी, आयशर मोटर्स, कोल इंडिया, एशियन पेंट्स और आईएसओ में गिरावट है। ये गिरावट 1% से लेकर के 4% के बीच है। फिलहाल आज के व्यापार प्राइम में सिर्फ इतना। शुक्रिया अजय व्यापार प्राइम की खबरों के लिए। अब रुक कर लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री सिरोजिद्दीन मुहिरुद्दीन के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। विदेश मंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री सिरोजिद्दीन मुहिरुद्दीन के साथ द्विपक्षीय मुलाकात करने के साथ दुशांबे में मेरी यात्रा का समापन हुआ। मुलाकात के दौरान भारत और ताजिकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को भविष्य में और अधिक प्रासंगिक बनाने पर सहमति हुई। और विदेश मंत्री एस जयशंकर आज उज्बेकिस्तान के 2 दिन के दौरे पर ताशकंद पहुंच रहे हैं, जहां वो एससीओ के सम्मेलन मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय आपसी संपर्क, चुनौतियां और अवसर इसमें भाग लेंगे। आज और कल आयोजित होने वाले इस सम्मेलन का थीम सुरक्षा और संपर्क है। इस बैठक में रूस, ईरान, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। और उज्बेकिस्तान में भारत के राजदूत मनीष प्रभात ने सम्मेलन के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इस सम्मेलन से भारत को काफी उम्मीदें हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि चाबहार पोर्ट मध्य एशियाई देशों के बीच व्यापार में अहम भूमिका निभा सकता है। और अब खबर अफगानिस्तान से, जहां अफगान तालिबान ने पाकिस्तान से सटे अहम रणनीतिक बिंदु वेश चमन क्रॉसिंग पर अपना नियंत्रण होने की घोषणा कर दी है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि मुजाहिदीन ने कंधार में सीमा पर स्थित महत्वपूर्ण शहर वेश पर कब्जा कर लिया है। उसने बताया कि इसके बाद बोल्दाक और चमन व कंधार कस्टम को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क मुजाहिदीन के नियंत्रण में है। स्पिन बोल्डक पाकिस्तान के चमन शहर से सटी अफगान सीमा का एक अहम रणनीतिक बिंदु है, जिसके जरिए दोनों देशों के बीच बड़े स्तर पर व्यापार होता है। अफगान के सरकारी आंकड़ों के अनुसार करीब 900 ट्रक प्रतिदिन पाकिस्तान को अफगानिस्तान, ईरान और सेंट्रल एशियाई देशों को जोड़ने वाली सीमा मार्ग से गुजरते हैं। अमेरिका का पश्चिमी क्षेत्र सूखे और गर्मी के बाद अब भीषण आग से जूझ रहा है। आग के कारण 2,12,000 एकड़ का इलाका जलकर खाक हो चुका है। सबसे पहले 9 जून को कैलिफोर्निया में आग लगी थी, जिसके बाद ओरेगोन में 6 जुलाई और एरिजोना में 9 जुलाई को आग लगी। अमेरिका के दमकल विभाग के अनुसार कैलिफोर्निया में बिजली गिरने की वजह से आग लगी थी, लेकिन ओरेगोन और एरिजोना में आग कैसे लगी इसकी जांच चल रही है। दूसरी ओर इस आग ने हजारों परिवारों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आग से बिजली आपूर्ति में भी दिक्कतें हो रही हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन और सूखा आग को और भी खतरनाक बना रहा है। मानव जनित जलवायु परिवर्तन और दशकों से आग पर काबू पाने से ईंधन का भार बढ़ गया है, जिससे पूरे क्षेत्र में आग की स्थिति गंभीर हो गई है। आग लगने से इन राज्यों का तापमान 57 डिग्री तक पहुंच गया है, जो धरती पर सबसे गर्म तापमान बताया जा रहा है। और यूरोपीय संघ के नीति निर्माताओं ने बुधवार को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपनी सबसे महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया। इस योजना के पीछे संघ ने 1 दशक में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने का लक्ष्य रखा है। यूरोपीय आयोग, यूरोपीय संघ के कार्यकारी निकाय ने कहा है कि 27 देश 2030 तक 1990 के स्तर से 55% तक
शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के अपने सामूहिक लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। इसे 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में एक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। इसका मतलब ये होगा कि हीटिंग, परिवहन और निर्माण के लिए कार्बन उत्सर्जन की लागत बढ़ाना, साथ ही उच्च कार्बन विमानन ईंधन और शिपिंग ईंधन पर टैक्स को लागू करना और सीमा पर आयातकों को सीमेंट, स्टील जैसे उत्पाद बनाने में उत्सर्जित कार्बन के लिए चार्ज करना शामिल होगा। और अब रुख कर लेते हैं कुछ खेल खबरों का। ओलंपिक पदक विजेता और विश्व चैंपियन बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु टोक्यो ओलंपिक्स में अपने अभियान की शुरुआत 25 जुलाई से करेंगी। पहले मुकाबले में सिंधु का सामना इजरायल की पोलिकार्पोवा सेनिया से होगा। दुनिया की 7वें नंबर की खिलाड़ी सिंधु को टूर्नामेंट में छठी वरीयता दी गई है। 2016 के रियो ओलंपिक्स के फाइनल में हार झेलने वाली सिंधु को आसान ग्रुप जे में रखा गया है। इसमें उनके अलावा हांगकांग की चियोंग एनगान यी को भी जगह मिली है। एनगान यी दुनिया की 34वें जबकि पोलिकार्पोवा 58वें नंबर की खिलाड़ी हैं। टोक्यो खेलों के आयोजकों ने बुधवार को प्रतियोगिता के पहले 2 दिनों का कार्यक्रम जारी किया। और पुरुष एकल में बी साई प्रणीत को ग्रुप डी के अपने पहले मैच में इजरायल के ही मिशा जिल्बरमैन से भिड़ना है। ये मुकाबला प्रतियोगिताओं के पहले दिन 24 जुलाई को ही खेला जाएगा। प्रणीत को छठी वरीयता दी गई है। एकल में प्रत्येक ग्रुप का शीर्ष खिलाड़ी नॉकआउट में जगह बनाएगा। और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की दुनिया के 10वें नंबर की पुरुष युगल जोड़ी ग्रुप ए के अपने पहले मैच में ली यांग और वैंग ची लिन की चीनी ताइपे की जोड़ी से भिड़ेगी। पावर लिफ्टर जयदीप कुमार और सकीना खातून ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग ने हर देश को द्विपक्षीय कोटा स्थान दिए हैं, जिसके चलते इन दोनों भारतीय खिलाड़ियों ने क्वालिफाई करने में सफलता पाई। जयदीप को पुरुषों का 65 किलो और सकीना को महिलाओं का 50 किलो वर्ग में कोटा दिया गया है। सकीना खातून ने 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य और 2018 एशियाई पैरा खेलों में रजत पदक जीता था। ये कोटा भारत के लिए राहत लेकर आया है, क्योंकि देश की पावर लिफ्टिंग टीम पिछले महीने दुबई में यात्रा प्रतिबंधों के कारण विश्व कप नहीं खेल सकी थी। टोक्यो पैरालंपिक 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच खेले जाएंगे। इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में 9 भारतीय मुक्केबाज पदक के लिए जोर लगाते दिखाई देंगे। लेकिन अभी खेलों की खबरों को यही रोकते हुए आपको सीधे लिए चल रहे हैं वाराणसी सीधे प्रसारण के लिए। जैसा हम जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर सांसद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं, जहां इस वक्त वो रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर में पहुंच चुके हैं, जहां वो इस वक्त पौधारोपण कर रहे हैं। इस कन्वेंशन सेंटर की विशेषता यह है कि इसे जापान के सहयोग से बनाया गया और आज इसका प्रधानमंत्री के ही द्वारा लोकार्पण किया गया। और इस रुद्राक्ष सेंटर का मुआयना करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी सेंटर के बाहर प्रांगण में ये पौधा लगा रहे हैं। सांकेतिक रूप हो सकता है इस पौधे का, लेकिन ये भारत और जापान के बीच के रिश्तों का भी एक अनूठा उदाहरण है। ये केंद्र इन मायनों में प्रधानमंत्री का ये पौधारोपण भी अहम संकेत देता है। पल्वित हो और जिस तरीके से ये विकास करे उसी तरीके से वाराणसी विकास करे, यही कल्पना शायद प्रधानमंत्री के मन में होगी। विशाल Well, absolutely. It has been always there in the heart प्रधानमंत्री of नरेंद्र Indian मोदी Prime जो इस वक्त Minister, रुद्राक्ष because केंद्र में he has हैं always been saying और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी that the people of the country prosper, and is always very much concerned about the environmental issues, and that is why the efforts made by India under his prime ministership was applauded in the Paris Agreement, Paris Convention. And there you see Prime Minister wiping off his hands. Now is the time that he would go and inaugurate this International Convention Center, which has been built with the help of Japanese government. And there you see Prime Minister truly following the protocol of COVID. He has always asked people to always wear a mask in public. And also seen in the picture is the Japanese ambassador. So the Prime Minister slowly walking towards, and there's a beautiful picture here, Prime Minister accompanied by the Japanese ambassador, His Excellency Suzuki, the Indian
tricolor and the Japanese flag. What a moment, Ramendra. जिस तरीके की जो परिस्थितियां दिख रही हैं, जापान हमारा पुराना सहयोगी रहा है, लेकिन रिश्तों को जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जोड़ा है, जापान के रिश्ते हमारे लिए सामरिक रूप से भी, सांस्कृतिक रूप से भी और तकनीकी रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से जापान से इस जो देखिए रिबन काटने जा रहे हैं, ये शुभारंभ, ये अभिनंदन भी है और प्रधानमंत्री जी भी शायद उतने ही प्रसन्न होंगे। समय से किसी चीज़ को पूरा करना, किसी संस्थान को समय से समर्पित करना बड़ी बात है। बधाई हो वाराणसी के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को। प्रधानमंत्री जी रिबन काट के cutting the ribbon, and also seen in the picture is the Japanese ambassador, governor of UP, and the chief minister Yogi Adityanath. Prime Minister taking stock of the situation. He'll be going through the gallery which has showcased pictures of Shinzo Abe's last visit. That was the time when a foundation stone was laid. There you see beautiful umbrellas depicting the culture of Japan, and Prime Minister moving towards the plaque which is going to be unveiled. ये भाग्यशाली अवसर है वाराणसी के लिए भी और प्रधानमंत्री के लिए भी कि ये गार्जियन के रूप में जिस तरीके से वाराणसी को उन्होंने सजाया संवारा है, समय से पूरा किया है जो सारे प्रोजेक्ट, वो महत्वपूर्ण है। बधाई हो, शुभकामनाएं सारे देश को, वाराणसी को, उत्तर प्रदेश के लोगों को। Unveiled, Ramendra. It has flags of both the countries, truly telling the world that India, Japan stand together in friendship, stand together in bondage, stand together for economic issues, for environmental issues, for religious issues, and we have long and strong ties with Japan, both countries united in culture. The Prime Minister now walking towards the inside of the building. There you see Prime Minister and the umbrellas depicting the Japanese culture. जापान के लिए भी वाराणसी की धरती बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध की कर्मस्थली रही है और प्रधानमंत्री जी सारे धर्मों को जिस तरीके से आत्मसात करते हैं, स्वीकार करते हैं। अम्ब्रेला देख रहे हैं कि जापान की जो कल्चर है, जो वहाँ की संस्कृति है, उसको किस तरीके से प्रदर्शित किया गया है। भारत और जापान की संस्कृति एक साथ जुड़ी दिख रही है। ये रिश्तों का जो अपनापन है वो दिख रहा है कि भारत किस तरीके से जापान के साथ रिश्तों में आगे बढ़ रहा है। ये उसकी एक तस्वीर सी है। अभी ये रिश्ते और आगे जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी रिश्ते जिस देश से बनाते हैं उसको लंबे तक ले जाते हैं और हमारे रिश्ते जापान से पहले भी अच्छे थे विशाल, और ये जो तस्वीर दिख रही है दूर तक जाने वाली तस्वीर दिख रही है। Well, absolutely, because your body language says it all, and the Prime Minister very calm and composed, and also definitely very much pleased to see this historic building built with cooperation of Japan, and Prime Minister asking Chief Minister Yogi Adityanath to also come along. There you see Prime Minister. विशाल, ये वो गैलरी है जहां साहित्य और संस्कृति का प्रदर्शन किया जाना है, जिससे गुजर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। और ये साहित्य वाराणसी का, आसपास की उत्तर प्रदेश का जो साहित्य है वो यहाँ प्रदर्शित किया जाएगा गैलरी में, कि कोई भी आए तो वाराणसी को समझ सके, उत्तर प्रदेश को समझ सके, उनकी लोक कथा, लोक गाथाओं को समझ सके। इस तरीके से ये सजाया गया। अभी पिछली फोटोज लगाई गई जो शिंजो आबे साहब के साथ प्रधानमंत्री जी थे, कई फोटोज ऐसी लगाई गई जो अभी रिश्तों को प्रदर्शित करती हैं कि जापान के साथ हमारे कितने मधुर रिश्ते हैं और भविष्य में ये रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे। विशाल, well, surely and definitely, and this is the auditorium that we have been talking about with a capacity of 1200 people. This auditorium is equipped with the best of modern technique and facility available anywhere in the world, and that is why this is going to be a unique auditorium, because it is also there you see Prime Minister taking on the stage. A warm welcome by all those who have arrived here in advance to listen, and there you say with both hands they have welcomed, they are